Assalamu alaikum students. My name is Bakar Beg. I am the co-founder of the Genius Advertence Academy. We are going to discuss the inorganic chemistry, and this is a part 3, lecture part 3, SNP block element. Student, जैसे कि आज पिछले दो लेक्चर्स में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने की तरीके सीखे थे, उसमें कुछ टॉपिक सीखे थे। आज हमारा थर्ड पीरियड है, प्रॉपर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। SNP ब्लॉक एलिमेंट में थर्ड पीरियड को लेकर फोकस किया गया है। पीरियड टेबल में अगर आप थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स देखें तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन मौजूद होते हैं। अगर आप देखें तो शायद आपको मालूम होगा कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, तो ये कौन से टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होंगे? मेटालिक सॉलिड्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सिलिकॉन इज़ अ कोवलेंट सॉलिड, और आपको शायद पता है कि इसका स्ट्रक्चर जॉइंट स्ट्रक्चर होगा। और जहाँ तक फास्फोरस है तो फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में और आर्गन AR की फॉर्म में, यानी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल और ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इनको आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फास्फोरस और सल्फर ऑलरेडी सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, आर्गन भी गैस है, लेकिन अगर इन तमाम को सॉलिड फॉर्म में अगर आप कंसिडर करें तो फिर ये जो सॉलिड्स होंगे आप उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नाम देंगे। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब हम इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे मैं इसे ए कह देता हूँ, दैट इज़ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात ज़रा आपने नोट करने की है। हम इन थर्ड पीरियड एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ते हैं जी? फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है दैट वन इज़ एटॉमिक साइज़। इन एटम का साइज़। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि एटम की कोई बाउंड्री नहीं होती। जब एटम की कोई बाउंड्री नहीं होती तो हम एटम का साइज़ 3 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने 3 तरीके निकाले हैं। एक को कहते हैं कोवलेंट रेडियाई, वन इज़ कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई। दूसरा हमारे पास मेटालिक रेडियाई, और इसी तरीके से तीसरा हमारे पास जो है वो वंडरवाल रेडियाई है। द थर्ड वन इज़ द वंडरवाल रेडियाई। अब ये क्या है स्टूडेंट? कोवलेंट रेडियाई क्या होता है पहले समझिए, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। कोवलेंट रेडियाई कहते हैं जब दो एटम्स, सिमिलर एटम्स, अच्छा सिमिलर एटम एक दूसरे के करीब आ जाएं, ए और ए फॉर एग्जांपल, तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसका आप हाफ ले लें, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लें, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियाई कहेंगे। मैं कहता हूँ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, टू सिमिलर एटम विच इज बॉन्डेड थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड, सो दैट वन इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई। मेटालिक रेडियाई वो होता है जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वाज़ह रहे दो करीब आते हैं कौन से बॉन्ड के थ्रू? दैट वन इज़ द मेटालिक बॉन्ड। तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है उसको आप हाफ कर दें तो उस रेडियाई को हम लोग नाम दे सकते हैं मेटालिक रेडियाई। ठीक है, इसके बाद वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई वो एटम्स जो एक दूसरे के करीब वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू करीब आ जाएं, तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसे आप 2 पे डिवाइड कर दें तो उस रेडियाई को हम दरअसल कहते हैं वंडरवाल रेडियाई। 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई आपके पास हो गए, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई एंड द थर्ड वन इज़ द वंडरवाल रेडियाई। मेरे लेक्चर में आप देख रहे होंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरे इस लेक्चर में ये जो कोवलेंट रेडियाई को मैंने बनाया है तो दो एटम्स को एक दूसरे में फ्यूज़ करके बनाया गया है। मेटालिक रेडियाई में थोड़े से दूर है और वंडरवाल रेडियाई में एक दूसरे से और भी दूर है। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। एटम्स एक दूसरे के मिक्स हो जाते हैं। मेटालिक बॉन्ड में थोड़ा सा दूर होते हैं, वंडरवाल रेडियाई में और भी दूर होते हैं, ज़्यादा करीब नहीं आते वंडरवाल रेडियाई में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से, मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूं कि बताएं इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट रेडिया है, आपके ख्याल में सबसे शॉर्टेस्ट रेडियाई कौन सा होगा? जल्दी से बताएं।
जी, आपने बता दिया सबसे शॉर्टेस्ट रेडियाई जो है वो आपके पास कोवलेंट रेडियाई है। तो याद रखें जब आप एटम का साइज़ मेजर करेंगे तो शॉर्टेस्ट कोवलेंट रेडियाई है, और फिर उसके बाद आप कह दें कि सेकंड नंबर पे कोवलेंट रेडियाई से जो बड़ा है दैट वन इज़ द मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। और फिर इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो सबसे बड़ा रेडियस अगर किसी भी चीज़ का होता है तो वो कौन सा रेडियाई होता है, वंडर वाल रेडियाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम एटम का साइज़ इन 3 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। आप मुझसे अब ये सवाल पूछने का हक रखते हैं कि सर हम कोवलेंट रेडियाई को कब इस्तेमाल करेंगे, मेटालिक रेडियाई को कब इस्तेमाल करेंगे और वंडर वाल रेडियाई को कब इस्तेमाल करेंगे, यानी कब किन एटम का साइज़ मेजर करेंगे। तो याद रखें जो एटम कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं उनका साइज़ आप कोवलेंट रेडियाई से मेजर करेंगे। जो एटम्स मेटालिक बॉन्ड बना सकते हैं तो उनका साइज़ आप मेटालिक रेडियाई से मेजर करेंगे। और जो एटम्स कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकते, नो बॉन्ड, तो फिर उनका जो साइज़ है वो आप वंडर वाल रेडियाई के ज़रिए मेजर करेंगे। तो अब फैसला आपने करना है। चलते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट की तरफ। बताइएगा जी कौन कौन सा एलिमेंट है थर्ड पीरियड में, ये आपको याद होने चाहिए। एक आपके पास है सोडियम, एक आपके पास है मैग्नीशियम, एक आपके पास है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये एलिमेंट आपके पास थर्ड पीरियड में मौजूद है। तो चूँकि ये 3 मेटल्स हैं तो इनका साइज़ मेटालिक रेडियाई से मेजर किया जाएगा, इनका साइज़ मेटालिक रेडियाई से मेजर किया जाएगा। सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है जी, फास्फोरस कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, सल्फ़र भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन भी बना सकता है, लेकिन आर्गन नहीं बना सकता। तो ये चारों कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनका साइज़ हम किस रेडियाई से मेजर करेंगे, कोवलेंट रेडियाई से, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। आर्गन कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हम इसका साइज़ मेजर करेंगे कौन से रेडियाई से, दैट इज़ वंडर वाल रेडियाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब मुझे आप एक और बात ज़रा डिस्कस करें। अब हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं, इनका हम ट्रेंड नोट करना चाह रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं, दोबारा इन एलिमेंट को लिखता हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज़ सोडियम, दैट इज़ मैग्नीशियम, दैट इज़ एल्युमिनियम, दैट इज़ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। क्या आपको इनमें फ़र्क पता है जी? फ़र्क एटॉमिक नंबर का है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर को मैं दूसरा नाम न्यूक्लियर चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर दूँगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलिए आप मुझे बताएं एटॉमिक साइज़ का फ़र्क क्या पड़ेगा जब आप लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं जी। लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट आने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो दरअसल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज़ होंगे तो स्टूडेंट न्यूक्लियस पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब होल्ड ज़्यादा होगा तो एटम का साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट जब आप जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, तो आप मुझे बताएं इनका साइज़ दरअसल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कोई पूछे वाई द साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप कहेंगे बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा टॉप टू बॉटम क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको कराना चाहता हूँ। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो सोडियम से ऊपर एलिमेंट होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। इससे ऊपर भी हाइड्रोजन है। टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे तो क्या होगा, इसके लिए मैं एक टॉपिक का आपको थोड़ा सा साइड पे कराना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट का नाम सुना है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, देखें जी न्यूक्लियस है 1, 2, 3, दूसरा आइटम है उसका न्यूक्लियस है पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल और पांचवा शेल। अब आप देखें जी, ये पहला शेल है, दूसरा शेल, तीसरा शेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आप मुझे बताएं, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके दरमियान में भी इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है,
लेकिन इसके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं किस वाले न्यूक्लियस पे होल्ड कम होगा। अगर आप देखें किस वाले इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम होगा। किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। तो आप बताएं कि इन दोनों में से शील्डिंग इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा। तो अगर आप इसको ए इसको बी कहेंगे तो बी में शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आने में इफ़ यू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या आपको पता है टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है। टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने में शेल दरअसल क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। शायद आपको पता है ग्रुप पीरियड टेबल में, ग्रुप में मैंने बताया था शेल इंक्रीज होगा। तो बताएं शेल इंक्रीज होने से, शेल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 4 शेल हैं, तो आप मुझे बताएं क्या शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। जी, जो शील्डिंग इफेक्ट है डाउन द ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो दरअसल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आप मुझे बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम आने में जो साइज़ है वो दरअसल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। रीज़न बताओ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप कहेंगे साइज़ जो है लेफ्ट टू राइट आने में साइज़ डिक्रीज़ होता है। क्यों साइज़ डिक्रीज़ होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम आने में साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। रीज़न बताएं वाई साइज़ इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। जितना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, एटम का साइज़ उतना ही बड़ा होगा। बात सारों को समझ आ गई। दोबारा जो आपने लेफ्ट टू राइट आने में साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। राइट स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम आने में साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ होगा। रीज़न बताएं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। तो मैं अगर इन साइज़ की बात करूं तो सोडियम है हमारे पास सबसे, आप कह सकते हैं कि बड़ा है, फिर मैग्नीशियम छोटा होगा, एल्यूमिनियम और छोटा, सिलिकॉन और छोटा, फास्फोरस और छोटा, सल्फर और छोटा, क्लोरीन और छोटा, और लेकिन आर्गन का साइज़ बड़ा होगा। जी, वाई द साइज़ ऑफ आर्गन इज़ ग्रेटर, इसका साइज़ ग्रेटर क्यों है। क्या आप आर्गन का साइज़ ग्रेटर की रीज़न बता सकते हैं। जी हाँ, बता सकते हैं। सोचिए जी, आपको जवाब आ जाएगा। जी, आर्गन का साइज़ इसलिए ग्रेटर है क्योंकि आर्गन का साइज़ हम कौन से रेडियाई से मेजर करते हैं, दैट इज़ वंडर वाल रेडियाई। और आपको मैंने बताया कि वंडर वाल रेडियाई जो है वो सबसे लार्जेस्ट रेडिया है। इसका मतलब ये है कि जो आर्गन का जो एक्चुअल साइज़ है वो है तो छोटा, लेकिन हम जो मेजर कर सकते हैं वो वंडरवाल फोर्स के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो साइज़ आता है वो लार्ज आता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। ये हमने ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट वन इज़ द एटॉमिक साइज। अच्छा, अब हम चलते हैं जी टुवर्ड्स द अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस करने। तो अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वन इज़, चले आसान सी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट फॉर्म में EN लिखूंगा, तो समझ जाना, EN जब भी लिखूँ तो समझ जाना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि एक एटम की सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। शेयर्ड पेयर को जब कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसको हम सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि अगर HCl है तो इन दोनों में क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट कर लेता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब हो जाते हैं। क्लोरीन के करीब होने की वजह से क्लोरीन विल गेट पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम जनरली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर होती है, एक स्केल है जिसको हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। कभी मौका मिला तो इस पर डिस्कस करेंगे। पॉलिंग स्केल के ज़रिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। तुम्हारे लिए मैं आसान कर देता हूँ। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक आयनाइजेशन एनर्जी के साथ है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ है। मैं उसके ज़रिए नहीं समझाता, मैं आसान तरीके से। याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ये लो मैंने तुम्हारे लिए आसान कर लिया। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी।
फिर दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़। जितना साइज़ कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, थर्ड पीरियड एलिमेंट की तरफ दोबारा आते हैं जी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मुझे बताना जी, पहले बताओ, पहले जो पूछूँ वो बताना, ठीक है। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जी टेल मी, न्यूक्लियर चार्ज पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? अभी पढ़ा आपने, लेफ्ट टू राइट आने में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा मुझे बताएं, साइज़ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? जी, साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़। अब फैसला कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनाब आली इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, इसका मतलब है कि सोडियम से क्लोरीन तक आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आर्गन कोई बॉन्ड नहीं बना सकता कि आर्गन की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, आसान फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ, दैट वन इज़ द कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फैसला अब आप पे है। हमने डिस्कस करना है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फैसला करो। अभी मैंने आज आपको बताया कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। फैसला करो जल्दी से बताओ। मेटल्स हैं तो मेटालिक बॉन्ड होगा, तो मेटालिक सॉलिड्स होंगे। सिलिकॉन इज़ अ कोवलेंट सॉलिड, तो जी फैसला कर लो। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो अगर तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मेटल्स जो होते हैं ना, ये दरअसल कंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन के बारे में कहा जाता है कि दैट वन इज़ द सेमी कंडक्टर। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ, दे आर नॉन कंडक्टर। ये हमारे पास नॉन कंडक्टर है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों कंडक्टर हैं, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? कुछ याद आ रहा है आपको? कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक सी पे डिपेंड करती है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक सी में अगर आप देखें, हर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सी में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सी जो है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सी, तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक सी की तादाद जो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम इज़ द बेस्ट कंडक्टर, द सेकंड वन इज़ द मैग्नीशियम एंड द फर्स्ट वन इज़ द एल्यूमिनियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से अगर आप देखेंगे तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम इज़ द वन ऑफ इन तीनों में से सबसे बेस्ट कंडक्टर है। चलिए आपसे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछता हूँ, सबसे बेस्ट कंडक्टर इनमें से कौन सा है? गोल्ड है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है? जी, डू यू नो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? याद रखें, गोल्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। सेकंड नंबर पे कॉपर है और थर्ड नंबर पे जाके एल्यूमिनियम है। ये तारें, ये चीज़ें हमारे पास कंडक्टिविटी में इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट? जी, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड तीसरा कंडक्टिविटी। इफ आई मूव ऑन टूवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी, जी फोर्थ प्रॉपर्टी अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है दैट वन इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या इसको दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे या तो आई ई लिखूँगा या तो आई पी लिखूँगा। क्या है? कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके गैसियस एटम में, उस एनर्जी को हम दरअसल क्या कहते हैं, दैट वन विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एटम है ए, एक गैसियस स्टेट में है, इतना हीट किया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। तो स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए उसे जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ये बताएं, क्या इससे आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपने A+1 को और हीट किया तो दैट इज़ कन्वर्टेड A+2 गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर लिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे नाम दिया जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर मैं कहूँ कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपने इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट वन विल बी कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट, फैसला आप पे छोड़ता हूँ। एक बंदा रास्ते में जा रहा है, उससे एक बार चोरी हो जाती है, फिर आगे जा रहा है दोबारा, दूसरी बार भी चोरी हो जाती है, फिर आगे जा रहा है तीसरी बार भी चोरी हो जाती है। ये बताएं इनमें से सबसे आसान चोरी और सबसे मुश्किल चोरी कहाँ पे होगी? तो जब पहला तरफ जा रहा होगा उसे कुछ पता नहीं है तो उससे चोरी आसानी से हो जाएगी, लेकिन तीसरे नंबर पे बहुत मुश्किल होगा। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालेंगे पहला इलेक्ट्रॉन तो उसको निकालना आसान होगा। तो ये जो एनर्जी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो लो होगी, फिर उसके बाद सेकेंड की थोड़ी सी क्या होगी, हाई होगी, थर्ड की इवन विल बी मोर हाई, राइट स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैसे वैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी भी उसको क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं एक एटम से तो स्टूडेंट उस एटम का साइज़ कम हो जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, उस पर होल्ड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन में निकाल लेते हैं तो उससे एटम का साइज़ में और फ़र्क पड़ जाता है, कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। जल्दी से डिस्कस करते हैं जी कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स में एक सबसे पहले आप कह सकते हैं जी दैट वन इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। जी आपको पता है जितना न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप जल्दी से बता दें उतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। क्या रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अच्छा दूसरा फैक्टर आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, साइज़। जी साइज़ छोटा है, अगर आप एटम का साइज़ स्मॉल ले लें और दूसरे एटम का साइज़ लार्ज ले लें, जी ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। स्मॉल है तो न्यूक्लियस के करीब होगा, होल्ड ज़्यादा होगा, लार्ज है तो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जब न्यूक्लियस के करीब होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आप कहेंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जी आप कहेंगे जितना साइज़ लार्ज है, तो आप कह रहे हैं कि जितना साइज़ लार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। याद रखें आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कीप इन योर माइंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैं डायरेक्टली साइज़ के साथ इनवर्स रिलेशन नहीं सीखता, मैं स्क्वायर की बात करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेडियस को डबल करेंगे, रेडियस को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर लें 4, तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो फ़र्क आएगा वो कितना टाइम आएगा, 4 टाइम फ़र्क आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद अगर आप देखें जो तीसरा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड कर सकता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। जी शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा ना आज, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो आप कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट जितना हाई होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। ठीक है। चौथी अगर आप देखें फैक्टर देखें तो वो डिपेंड्स करता है, आप कह दें कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड completely filled orbital, completely filled orbital और partially filled orbital, partially filled orbital। ठीक है, पहले बताएं आप लोगों ने एस पी डी एफ इन सब शेल के नाम सुने हैं ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। इसका हाफ बताएं, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। इन वालों को कहा जाता है कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, इसे कहा जाता है हाफ फिल्ड, शायद आपको पता है। इसके अलावा अगर आप देखिए पी में 3 और 6 के अलावा कितने हो सकते हैं, 1, 2, 4, 5, इसे पार्शियली फिल्ड कहा जाता है। याद रखिएगा कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, तो जब स्टेबल होते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकियों से हाई होगी। पार्शियली फिल्ड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होगी, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट। हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाफ होगी। और अगर मैं आपको बता दूं तो याद रखना कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं दे आर इवन मोर स्टेबल, तो दे विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दे विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इन्हीं आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं थर्ड पीरियड के रेफरेंस से। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, अगर हम बात करें आगे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र,
क्लोरीन जी, क्लोरीन, और फिर आगे जी कौन सा एलिमेंट है, आर्गन। बताइएगा जी, लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो बताएं साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। साइज़ डिक्रीज़ होगा तो जल्दी से बताएं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जल्दी से बताएं इंक्रीज़ होगी। तो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। मैं इसे एक ग्राफ की फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ग्राफ की फॉर्म में बनाता हूँ तो स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। तो अगर आप देखें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, सोडियम की, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम की, उससे ज़्यादा सिलिकॉन की, ठीक है, उससे ज़्यादा फास्फोरस की, सल्फ़र की, क्लोरीन की और आर्गन की। ये आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन अगर आप देखें तो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है, पहले बताता चलो। एल्युमिनियम में एक्सेप्शन आएगा, एंड अनदर वन इज़ द एक्सेप्शन इन द सल्फ़र। एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होने की बजाय कम है, एल्युमिनियम की, पॉइंट टू बी नोटेड। फास्फोरस की, सल्फ़र की फास्फोरस से ज़्यादा होने की बजाय कम होगी। तो अगर मैं करेक्ट बताऊं, करेक्ट ग्राफ बनाऊं, तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम सोडियम की, फिर हम कहेंगे कि मैग्नीशियम की जो ज़्यादा होगी, एल्युमिनियम की कम होगी, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ व्हाट आई एम प्लॉटिंग ओवर है। सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, लेकिन सल्फ़र की कम, फिर आगे आप कह सकते हैं क्लोरीन, और फिर आपके पास आर्गन। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ, यू कैन से दैट, आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी का, सॉरी मैं ऐसे लिख लूँ, ये और ये ट्रेंड है। लिखना चाहता हूँ ऐसे कि सबसे कम सोडियम की है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की, फिर मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा फिर आप कह सकते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन की से ज़्यादा आप कह सकते हैं फास्फोरस की, लेकिन फास्फोरस की सल्फ़र से ज़्यादा है, सल्फ़र से ज़्यादा फिर क्लोरीन की, और क्लोरीन से ज़्यादा फिर किसकी है, आर्गन की। अच्छा, अब आपने रीज़न भी समझनी है जी। रीज़न पहले बताओ, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे आया। एक्सेप्शन इज सीम्स टू द एल्युमिनियम, एंड अनदर वन इज़ द सल्फ़र। आप कहोगे कि सर एल्युमिनियम की तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो बेटा अगर आप देखें तो हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होगी, मैंने आपको लिखवाई थी पीरियोडिक टेबल में। NS1, मैग्नीशियम की NS2, एल्युमिनियम की NS2 और NP1, क्लियर है जी। अच्छा, सिलिकॉन की NS2 और NP2, फास्फोरस की NS2 और NP3, ठीक है। सल्फ़र की NS2 और NP4, क्लोरीन की NS2 NP5, आर्गन की NS2 और NP6। ओके, ज़रा बात है ना, पहले बताएं एक्सेप्शन कहाँ पे आया, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। मैग्नीशियम में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड। एल्युमिनियम में पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, दैट इज़ पार्शियली फिल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन सा स्टेबल होगा, कम्प्लीटली फिल्ड। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से इसलिए ज़्यादा है कि मैग्नीशियम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। और अगर हम कहें कि एल्युमिनियम जो है वो है पार्शियली फिल्ड जी। इनदर आपको बताएं एक्सेप्शन कहाँ पे है, फास्फोरस और सल्फ़र में। फास्फोरस को देखो क्या है, फास्फोरस की है NS2NP3, सल्फ़र की अगर आप देखो क्या है, NS2NP4। तो देखें जी, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP3, this is half filled and this is partially filled, and half filled orbital are more स्टेबल, इसलिए फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास सल्फर से ज़्यादा है। ये सीक्वेंस आपने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस पीटा में हम सीक्वेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले बताएं एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, और अनदर वन इज द फास्फोरस एंड सल्फर में। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स, एवरीवन क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लेंगे ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंडक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी। 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे पास जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फैसला हमने करना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। पहले मैं आपको एक आसान तरीके से बता देता हूँ, ये रट्टा तरीका आप कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 1A से लेकर ग्रुप 4A तक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है, राइट स्टूडेंट। ऑनवर्ड हमारे पास ग्रुप 7A तक या 8A तक
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। कीप इन योर माइंड, ये आसान याद रखना। तो अगर मैं आपको बात करूँ, मेरे पास ग्रुप 1A में कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अच्छा जी, पहले बताओ ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A। जी, दिस इज़ द ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। जी, अगर आप मुझे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का तरीका बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बता दें, जल्दी से। आई नीड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, आई नीड द वेरी ऑप्शन। तो अगर आप सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखें, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे कम किसका होगा, सोडियम का, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का, उससे ज़्यादा एलुमिनियम का, उससे ज़्यादा सिलिकॉन का। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टर्म व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हेयर। ठीक है, ये मैंने किसका ट्रेंड बनाया, बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन एक बात बताता चलूँ, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो सबसे कम सोडियम का है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का है, उससे ज़्यादा एलुमिनियम का, लेकिन सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एलुमिनियम से कम है। तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क है। बस पॉइंट ज़रा नज़र में रखना, मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियर हो गया? इसकी रीज़न क्या है, देखें जी, पहले तो ये बताओ, ये तीनों हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं। मेटालिक बॉन्ड है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेटालिक बॉन्ड का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक सी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसके साथ डायरेक्ट आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक सी ज़्यादा है, इसलिए इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सिलिकॉन में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, तो कोवलेंट सॉलिड्स के लिहाज से आप कहेंगे कि कोवलेंट सॉलिड्स हैं, तो कोवलेंट सॉलिड के लिहाज से अगर आप बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड से। दिस इज़ द पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? अब आगे चलते हैं जी, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जी, मैंने क्या कहा था, ग्रुप 4A तक इंक्रीज़ होगा, 5 तक यानी डिक्रीज़ होगा। तो अगर मैं आगे डिस्कस करूँ तो फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन। फास्फोरस P4 की फॉर्म में, सल्फर S8, क्लोरीन Cl2 और आर्गन से। तो आप कहेंगे P4 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सल्फर का कम होना चाहिए, क्लोरीन का कम होना चाहिए, आर्गन का कम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन है, सल्फर का ज़्यादा है फास्फोरस से, तो ये सीक्वेंस गलत है। तो अगर मैं करेक्ट सीक्वेंस बताऊं तो सल्फ़र S8 का ज़्यादा होगा, फिर फास्फोरस का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर आर्गन का होगा। रीज़न बतानी है। पहले बताओ ये कौन से टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होंगे। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और आज मैंने आपको बताया कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का साइज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट ताल्लुक है। तो लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं जी, मुझे बताएं, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी डिक्रीज़ होंगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब आप मुझसे सवाल पूछोगे सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होना चाहिए, साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए, सल्फर एटम का साइज़ छोटा है, सही है, तो क्यों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का ज़्यादा है। क्वेश्चन देखें जी, वाई सल्फर हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन फास्फोरस। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फास्फोरस एटम का साइज़ अगर आप बात करते हैं तो वो बड़ा है, सल्फ़र एटम का साइज़ छोटा है। लेकिन फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 एटम पे मुश्तमिल होता है, 4 एटम पे। लेकिन सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल जो है वो 8 एटम पे मुश्तमिल होता है। कितना? 8 एटम। तो अगर मैं मॉलिक्यूल के साइज़ पूछूं, मॉलिक्यूल, तो याद रखो मॉलिक्यूल के साइज़ में S8 का जो साइज़ है वो लार्ज है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो जवाब दो, वाई सल्फर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड फास्फोरस, बिकॉज आप कहेंगे द लार्जर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। एटम का साइज़ तो छोटा है लेकिन मॉलिक्यूल का साइज़ क्या है, बड़ा है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ वी हैव डिस्कस, दिस इज़ द वकार पिग। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।